नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस जज्बे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे जिन जज्बों को लेकर के हमारे अमर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति भी दी और इस मुल्क को और उन्हीं के कुर्बानी और शहादत की बदौलत जो है हमको यानी हम आप सभी को और इस देश को आज़ादी मिली। तो थोड़ा वर्णन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि किन जज्बों के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व और प्राण सहित सब कुछ जो है भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, जिसमें कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तो बाद में आए हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू। तो इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है अपने जिस जज्बे से उस आज़ादी की जंग को जारी रखा, उनका जज्बा एक ही था कि हमारा मुल्क भारत एक है, हमारे जितने भी इस देशवासी हैं ये भारतीय हैं, हमारे भारतीय भाई बहन हैं। दो ही भावना थी और इसलिए इनकी खातिर कुर्बान हो जाना, अपने प्राणों की आहुति देना जो है वो सबसे बड़ा बलिदान है, यहाँ तक कि स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़ के है। ये जज्बा था उनका और इसी जज्बे से जो पहली जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी की प्रमुख लड़ाई, वो वैसे छिटपुट तो और भी हुई होंगी, तो जो प्रमुख लड़ाई थी हमारी यानी पहला हमारा स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ वो 1857 वाला। अब वो जो था ये बात जरूर था कि पूरे देश में वो फैला नहीं था। इस हमारे देश के कुछ ही क्षेत्रों तक वो सीमित रहा, ये बात जरूर है। और उसकी विफलता का कारण यह था कि जो तिथि मुकर्रर की गई थी कि मैंने ये जंग छेड़ने का,
उस तिथि वो अमल में नहीं हुई, बल्कि अलग अलग तिथियों पर कुछ लोग माने बहुत अति उत्साह में आकर के, जोश में आकर के पहले ही, जैसे मंगल पांडे ने पहले ही कर दिया और लोगों ने बाद में कर दिया। यदि एक ही साथ किए होते तो कामयाबी भी मिलती। तो जैसे भी हो, फिर अंग्रेज की सेना बड़ी सावधान हो गई और इसको बड़ी बेरहमी से कुचल भी दिया। लेकिन वो जो आज़ादी की पहली जो जंग थी या स्वतंत्रता संघर्ष का माने और स्वतंत्रता संघर्ष था, या आज़ादी की लड़ाई थी 1857 वाली, भले अपने पूरे मकसद को हासिल नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ मकसद पाने के लिए वो सीख दे गई। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता का वो क्लाइमेक्स था, वो पराकाष्ठा थी, वो शबाब था। इसमें कोई शक नहीं है। उसमें ये फैजाबाद से वो मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे के जो सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान, बरेली से बख्त खान, और इसके बाद जो है आरा जिले से कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मी, झांसी से वो रानी लक्ष्मीबाई, फिर कानपुर से वो तात्या टोपे, और मंगल पांडे तो यहाँ थे ही, वो मेरठ में। तो और नाना साहब भी थे उसमें। तो इस प्रकार जो है वो, और हाँ, बेगम हजरत महल लखनऊ की। तो ये लोग मिल करके वो आज़ादी माने जो पहली प्रमुख जो लड़ाई थी 1857 वाली, इन लोगों ने छेड़ी थी। इन लोगों का कोई नेता नहीं था। इन लोगों ने जो कि कोई तात्कालिक रूप में इनके पास कोई नेता नहीं था, तो इन्होंने आनन फानन में जो मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दो नाम हैं उनके, उन्हीं को अपना नेता बना लिया। हालांकि उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं थी, और उन्होंने सहर्ष जो है इस आज़ादी की लड़ाई का वो नेतृत्व, लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार भी हो गए। सेहत खराब होने के बावजूद भी, और हालांकि उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, माने ये बात सत्य है। और अंग्रेजों ने उनको भी बंद करके रंगून भेज दिया, रंगून की जेल में उनको बंद कर दिया, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। और उन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि हमको इस बात का बहुत मलाल है, बहुत दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी ज़मीन नहीं मिली। उनका अपनी ज़मीन से मतलब ये भारत की मिट्टी से ही था और वो मंगोलिया से नहीं था, जिसको कि ये कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो भ्रम फैलाते रहते हैं कि ये मुगलों को जो है उसी मुगल सल्तनत को भी जो है जो अंग्रेजों, वो अंग्रेजी सरकार के ही बराबर जो है, यानी उसी ब्रैकेट में वो डालते रहते हैं, आक्रांता बोलते रहते हैं। तो
उनके लिए सबक है कि जो बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि हमारे उन अमर शहीदों ने 18 जिनको कि 1857 के अमर शहीदों ने अपना नेता बनाया था, और सेहत खराब होने के बावजूद भी वो उसका यानी उस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी हो गए थे, और जेल में बंद हो गए, और रंगून की जेल में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में यहाँ तक लिखा कि हमको इस बात का बहुत दुख है और मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी ज़मीन से उनका वही तात्पर्य था, भारत की मिट्टी और अपना वतन भारत, यही उनका तात्पर्य था। लेकिन फिर भी जो है कट्टरवादी तत्व जो है अफवाह फैलाने से नहीं चूकते हैं कि ये मुगल जो है आक्रांत है, फलाने ठिकाने हैं। खैर, ये उस विषय पर अलग से वो किया जाएगा, चूँकि ये कट्टरवादी तत्व हैं, निश्चित रूप से ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, काकस और वामदलों के एजेंट हैं, और किस प्रकार से उनकी एजेंसी चला रहे हैं यही तो देखने की बात है। तो इस स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन को, प्रथम संघर्ष को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, और दो विशेषता थी। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता का पराकाष्ठा थी, और यह भी सीख दी गई कि यदि इस तरह का प्रोग्राम करना है तो जो पहले से तिथि बताई गई है, एक ही तिथि पर जो है इस तरह का ये संघर्ष छेड़ने की बात है। उसकी विफलता का जो मुख्य कारण ही यही था कि अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग समयों पर जो है उसको छेड़ा गया। तो वो अंग्रेज बिल्कुल चौकन्ना हो गए, सचेत हो गए, और इसके बाद फिर पूरी सेना लग गई, और बड़ी बेरहमी से उस स्वतंत्रता आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचल दिया। कुचल तो दिया, तो लेकिन अंग्रेज एक बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए। उनकी चिंता यह थी कि भाई हमने इसको कुचल तो दिया, लेकिन यदि थोड़ी सी भी गफलत होती तो इनकी पूरी हुकूमत उखड़ सकती थी, जा सकती थी। तो वो ये सोचने लगे कि दो काम करना है। एक तो जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको तोड़ के रखना है, यानी हिंदू मुस्लिम डिवाइड, यानी हिंदू मुस्लिम का विभाजन जो है वो उनकी हुकूमत का एक पॉलिसी बन गया, एक अविभाज्य, इनअलाइनेबल अविभाज्य जो है उनकी नीति बन गई। दूसरा, वो ये विचार करने लगे कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमारी हुकूमत को ये खबर करे, साहब इस बिंदु को, इस मसले को आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो जनता जो है पूरी बगावत पर आ जाएगी, आंदोलन करेगी और आपकी हुकूमत भी जा सकती है। तो यदि वो अंग्रेजी हुकूमत को कोई इसकी खबर मिल जाएगी तो उसके समाधान की भी कोशिश कर सकती है, और इस प्रकार जो है वो बगावत, जो मैंने उनके शब्दों में जो हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता का, वो उनके शब्दों में बगावत था। तो वो बगावत जो है होने से उसको बचा सकते थे। तो इस तरह की जानकारी देने वाली जो संस्था हो, जो व्यवस्था हो, वह यहीं के भारत के ही लोग हों, और जो कि उसको
या ऐसी परिस्थितियों में जब जनता बहुत परेशान हो जाए और बगावत और आंदोलन पर आमादा हो जाए, तो उसको खबर करती रहे कि भाई कि सर ये इन बिंदुओं को, इन मसलों को और इन मामलों को जरूर देख लीजिए, नहीं तो जनता जो है बिल्कुल आपके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन पर आ जाएगी। तो समय रहते वो इसका वो निदान भी कर सकते हैं और उनकी हुकूमत को खतरा भी टल सकता है। लेकिन वो जो व्यवस्था और जो लोग हों वो यहीं के हों, तो इस तरह से उलझी हुई विकट व्यवस्था के लिए जो एक रिटायर्ड आईसीएस था एओ ह्यूम, उसी को उस अंग्रेजी सरकार ने यह काम सौंपा कि भाई तुम अब इसी की व्यवस्था करो। तो इसके बाद जो है तो आप ये कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। मैंने ये कांग्रेस नाम पढ़ने के पहले जो है उसके कई और नाम पढ़े थे। क्या नाम था उसका? अंतरंग मंडल, दूसरा हमारी पार्टी। लेकिन एओ ह्यूम ने अमेरिका से वो कांग्रेस शब्द, अमेरिका में कांग्रेस किसे कहते हैं? जो हमारे यहाँ संसद है वो अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं। तो वो आयातित शब्द जो है, आयातित अल्फाज, इंपोर्टेड वर्ड जो है वहाँ से लाया एओ ह्यूम, और इस संगठन को कोई नाम दे दिया कांग्रेस। और 1885 में इस एओ ह्यूम ने कांग्रेस नाम की संस्था बना दी। और वो संस्था वो अंग्रेजों ने एओ ह्यूम के द्वारा बनवाई। क्यों बनवाई? कि वो जो है वो उनको खबर करती रहे कि यदि कोई इस तरह से बहुत माने जनता परेशान हो जाए, आंदोलन पर उतारू हो जाए और बगावत पर उतर हो जाए, तो कुछ बिंदुओं को समझा करके ताकि उस बगावत को, उस आंदोलन को शांत किया जा सके। तो शुद्ध शब्द में मुखबिरी और दलाली के लिए, इसी के लिए अंग्रेजों ने अपने इस प्रकार वो अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा वो कांग्रेस नाम की संस्था 1885 में बनवाई। ये सभी देशवासियों को जान लेना चाहिए कि इसी मकसद से, हालांकि इन जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने, जो अपने चमचे इतिहासकारों से जो इतिहास लिखवाया है, हालांकि इस तथ्य को ढकने की बहुत कोशिश किया, और उसी तथ्य को ढकने में 1857 का जो अपना जो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, उसके महत्व को कम करने के लिए इन इतिहासकारों ने बहुत कोशिश की है और तमाम उसकी खामियां गिनाए हैं। इन इतिहासकारों ने जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, जो कि कई सीख दे गया, हिंदू मुस्लिम एकता का वो शबाब था, क्लाइमेक्स था, और भी चीज़ों की मिसाल थी, उसको ये इतिहासकार जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार जो है कई खामियां गिनाए गए। वो कहते थे कि इस 1857 की लड़ाई में कोई एकता नहीं थी, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, और क्या क्या वो सीमित था, ये जमींदारों का आंदोलन था, तमाम तरह की बातें। चूंकि ये जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं, ये चाटुकार इतिहासकारों का भारतीय वामपंथी ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से किसी कथानक या किसी एपिसोड में बताया हुआ है। दो चार के नाम फिर से बता दे रहे हैं। एक है विपिन चंद्रा, और दूसरा मृदुला मुखर्जी, फिर रोमिला थापर,
इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा, रामशरण शर्मा, आरसी दत्ता और एक आध और हैं। ये सब हैं जो कि जीएनपीसी के मैंने चाटुकार चमचा किस्म के इतिहासकार हैं, और इन्होंने इतनी खतरनाक मंसूबे से स्थापित की गई कांग्रेस, और उसमें ये जो दो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही धुरी बनाकर, को ही यानी पाइवट बना करके जो है पूरी जलेबी इन सबों ने छानी हुई है उस पर अपने अपने इतिहास में। और इनके गद्दारी के कारनामों को ढकते हुए बाकी और जिन्होंने वास्तव में ये कांग्रेस और खास करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू के गद्दारी के कारनामों को ढकते हुए जिन्होंने वास्तव में कुर्बानी दी और आज़ादी की जंग को जारी रखा और अपने प्राणों सहित मैंने सर्वस्व जो है मैंने इस मुल्क के लिए और या भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया, उसको महत्वहीन करते रहे, उनको पृष्ठभूमि में डालते रहे और उनको यानी बैकग्राउंड या बैक बंडर में वो डालते रहे। और जो है इन क्रांतिकारी खास करके शहीद आजम भगत सिंह और अशफाकुल्ला चंद्रशेखर आजाद को इन इतिहासकारों ने आतंकवादी क्रांतिकारी के शब्दों से जो है नवाजा है, यानी इनको आतंकवादी भी बोलते रहे। समझ जाइए कि जीएनपीसी के नजरों में जो है शहीद आजम भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला इत्यादि जो है वो आतंकवादी थे। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया भी गया था कि शहीद आजम भगत सिंह को जो और भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आतंकवादी के रूप में और पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि जब ये मामला उछला कि भाई कि वो भगत सिंह जो हमारे सभी भारतीयों के दिलों में शहादत के रूप में, देशभक्ति के रूप में, राष्ट्रभक्ति के रूप में सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े वो प्रतिमान है, सबसे बड़ी जो है वो जो है प्रतिमूर्त है और सबसे बड़ी वो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको ये जीएनपीसी वालों ने अपने इतिहासकारों के द्वारा आतंकवादी भी लिखवाया और सरकारी अभिलेख में भी वो आतंकवादी के रूप में दर्ज है। इस कलंक को आज तक शायद वो यहाँ तक कि मोदी जी भी आए हैं, उस कलंक को आज तक जो है मिटाया नहीं गया है। और ये मामला जब फ्लैश पॉइंट पर आया, जब क्लाइमेक्स पर आया और ये उसी के चाटुकार मीडिया वाले अपने कंधे से कलंक मिटाने के लिए ये सवाल भी पूछने लगे, और उसमें जो है सोनिया मनमोहन की सरकार थी और मनमोहन महोदय जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि सर क्या ये सही है कि भारत सरकार के अभिलेख में ये भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में वो दर्ज है। इस हकीकत को वो टाल गया, इस हकीकत को कबूलने से वो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह टाल गया। और कैसे जवाब दिया, वो बोला कि अरे ये भगत सिंह ये लोग तो इतनी महान है कि ये लोग सरकारी अभिलेख को मोहताज नहीं है। कबूला जरूर, लेकिन वो घुमा करके। अब यही दुख होता है कि हमारे पंजाब स्थित
हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे पंजाब स्थित किसान भारतीय भाई बहन हैं, यदि भगत सिंह के कम से कम, वैसे तो उनको हर एक जो अमर शहीद से प्रेरणा लेनी चाहिए और इज्जत करना चाहिए और जो है सम्मान करना चाहिए, और खास करके यदि भगत सिंह से भी वो प्रेरणा लेते हैं तो वो जेएनपीसी इनको आतंकवादी कहती है। उनको वोट देना, उसको समर्थन देना, ये बिल्कुल मैंने देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हमारे पंजाब में रहने वाले हमारे वो भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन या किसान भारतीय भाई बहन, बिल्कुल ये समझ लें कि इस जेएनपीसी को जिसको कांग्रेस आप लोग कहते हैं, भ्रम से या भूल से या गलती से, उसको अभी जो ये पंचायत के चुनाव में जो उसको समर्थन मिला है, जो जीत हासिल की है, तो ये ऐसे संगठन को जो कि हमारे भगत सिंह को जो है आतंकवादी कहता है, लिखवाया है और भारत सरकार के अभिलेख में अभी भी चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा कलंक है और उस कलंक को मिटाना है। ये हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, किसान भारतीय भाई बहन, बिल्कुल मन में ठाना है कि इस कलंक को मिटाना है। ये कलंक है, उसको वोट देना। और सबसे बड़ा कलंक गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी है। तो ये इतिहासकार जो हमेशा जो है, जिन्होंने मैंने असलियत में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आज़ादी हासिल की, अंग्रेजों को भगाया, इनको इस जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा हमेशा पृष्ठभूमि में रखे, बैक बर्नर बन गए, पीछे रखे, और इन गद्दारों को हमेशा झूठी मैंने कहानियों को गढ़ करके इन गद्दारों को हमेशा आगे रखे, ये चाटुकार इतिहासकारों ने। और कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज ह्यूम के द्वारा क्यों की थी? भाई मुखबिर और दलाली के लिए। ये विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया, आगे भी बताया जाएगा, लेकिन अभी इसका मैंने ये विस्तार अभी इसमें नहीं बताया जा रहा है। ये भारत आज़ादी के नाम पर, यानी 15 अगस्त 1947 में कहते हैं आज़ादी मिली, उसका आज़ादी के नाम पर भारत विभाजन जो करवाए, सब जो है सत्ता हथियाने के लिए ये गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू और उस साजिश में शामिल था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो उसके फलस्वरूप जो है, विभाजन के फलस्वरूप 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या हुई, उन्होंने जान गंवाई, और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। तो उस बर्बादी के मंजर पर और 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों के लाश पर जो इसने अपने सत्ता हथियाने की हवस को पूरा किया, यानी भारतीय भाई बहनों के खून से रंगी हुई साजिश के तहत जो है इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो सत्ता हासिल किया, उसको इन सबों ने नाम दिया है आज़ादी का। और फिर इसका इल्जाम किसी और के मत्थे मरने की उससे भी बड़ी साजिश किया। उसमें क्या किया कि ये जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग, तो उस पर भी एक साफगोई से समझ लेने की आवश्यकता है। तो अंग्रेजी सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में उस एक्ट के द्वारा
मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। क्यों? वही हिंदू मुस्लिम डिवाइड यानी हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए। तो यह देश को जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अनुसार जो है अंग्रेजों ने मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिसको कि वही कांग्रेस जो अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली के लिए बनाई थी, उसको इसने मान लिया। अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस बात को विचार करें, सोचे कि जो 1909 में ही मैंने मुस्लिम के लिए अलग से वो मतदाता मंडल, मतलब कि वहां पर जो है मुस्लिम लोग ही खड़े होंगे और मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही जो है वो चुनेंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान बनने का तो जो है, और वहीं से पाकिस्तान की नींव डाली गई जो है 1909 में, जो कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को जो उसने मान लिया जो अंग्रेजों की चाल के अनुसार, तो तभी से पाकिस्तान की नींव पड़ गई। तो जो पाकिस्तान की नींव डाल रहा है वो कैसे जो है दूसरे के ऊपर जो है ये उसका इल्जाम मढ़ रहा है, यह भी जिन्ना साहब जिन्ना के कारण देश बटा, जिन्ना के कारण देश बटा, ये पूरा माहौल बनाया गया ताकि इन दो बड़े गद्दारों जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के गद्दारी को ढकने के लिए, छिपाने के लिए। फिर तो कांग्रेस जो है एक बार बटी है 1907 में, फिर जाके मिली है 1916 में। तो जो मिली है तो वो तो उसके लिए जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में माने कांग्रेस के जो बटे हुए धड़े थे उनको मिलाने में दो लोगों की प्रमुख भूमिका थी। एक तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दूसरे जो है ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना। पूरे कांग्रेसियों ने मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ थपथपाई कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, सबसे बड़े वाहक हैं, संदेश वाहक हैं या दूत हैं। इस रूप में मोहम्मद अली जिन्ना की सभी कांग्रेसियों ने पीठ थपथपाई जो है 1916 के वो लखनऊ अधिवेशन में, चूंकि इन्होंने और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को एक करने में बहुत प्रमुख भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले बताएं कि जो कांग्रेस जो है 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ थपथपा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर, सबसे बड़े दूत के रूप में, फिर कैसे वो जो है वो भारत को बांटने के लिए जो है जिम्मेदार हो गए। ये तो उसी कांग्रेस को ही बताना पड़ेगा। दूसरा इल्जाम ये मढ़ते हैं, मैंने देश को बांटा इन समों ने। कौन? गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी। और इल्जाम बढ़ रहे हैं जिन्ना साहब के ऊपर। दूसरा कि जब 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का मैंने पूरा माहौल पूरे शबाब पर और क्लाइमेक्स पर
पराकाष्ठा पर थी, जिससे कि अंग्रेज डर भी गए थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड या हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना ये उनकी शासन की उनके हुकूमत के का एक अभिन्न अंग बन गया। तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की थी, वही आकर के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। उनका 1872 का भाषण कोई पढ़े, वह भी पढ़ने के बाद अवश्य जानेगा कि वह भी हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे, कितने बड़े वाहक थे और कितने बड़े दूत थे। तो ये तो कांग्रेस ही बताए ना कि जो 1872 में इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का वाहक था, जिन्ना साहब जिनकी कांग्रेसियों ने आने पीठ थपथपाए थे 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े दूत या एम्बेसडर के रूप में, वह जो है भारत पाकिस्तान बांटने के लिए जो है वो माने भारत का बंटवारा होने के लिए जिम्मेदार कैसे हो गए, ये इस जीएनपीसी को ही बताना पड़ेगा। और भी बातें हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 1929 में। तब किसी ने जो है पाकिस्तान की मांग नहीं की। पूर्ण स्वराज की जब घोषणा होती है तो किसी ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, किसी ने नहीं कहा भाई पहले पाकिस्तान का मसला वो सेटल करिए, हल करिए, तब जो है तभी जाकर के पूर्ण स्वराज का जो ये मुहिम है या प्रस्ताव है, इसका समर्थन मिलेगा। सबने जो समर्थन दिया पूर्ण स्वराज की। पाकिस्तान की मांग बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान की मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के 11 साल बाद 1940 में हो रही है। इसका भी जवाब इसी जीएनपीसी को देना पड़ेगा। और इसका जवाब है, और जवाब क्या इसकी वजह है, जो 1936 में जो चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव, वही तो जड़ है, वही जड़ है। खैर, मुख्य रूप से यह था कि सत्ता हथियाने के लिए ये जो है जो साजिश वो रची गई, और इन गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा उसी की परिणत और उसी साजिश की परिणत थी हमारे देश का बंटवारा। और लेकिन इन समूह ने उससे भी बड़ी साजिश करके ये इसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के माथे मढ़ा। ये विस्तार से बताया गया है कि उसमें देश के लोग जो है अमूमन कुछ अपवादों को छोड़ करके जिन्ना साहब को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि उनको खबर मिल गई थी, उनको मालूम पड़ गया था कि जिन्ना साहब जो है कुछ ही वक्त के, चाहे वो कुछ दिन हो या कुछ महीना हो या कुछ साल के मेहमान हैं, तो उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फायदा ही है कि कम से कम देश के ऊपर बंटने का, विभाजन का खतरा जो है वो टल सकता था। इसी बात को लेकर के देश की जनता कुछ अपवादों को छोड़कर इसी पक्ष में थी। ये इस तथ्य को जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने छुपाया है। और कट्टरवादी तत्व ये भी जान लीजिए कि इस जीएनपीसी का साथ देने में, इस थ्योरी पे वो जिन्ना साहब को जिम्मेदार ठहराने में हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो इन्हीं के साथ में है, इसी जीएनपीसी के साथ में। इसीलिए तो बार बार जो भारतीय आवाम ताकत दल समझा रहा है कि जो आरएसएस जो कहता है कि हम वो देशभक्ति का संगठन है, उसका गठजोड़ है किससे? इस जीएनपीसी से। लेकिन वो गठजोड़ बड़ा विचित्र किस्म का है। वो गठजोड़ अंदर खाने है,
लेकिन एज ए पब्लिक पोस्चरिंग एक माने जनता के सामने, लोगों के सामने यह एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में अपने को पोज करते हैं, अपने को दिखाते हैं और इसका प्रयास करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि इन दोनों में कोई आंतरिक गठजोड़ है। और वो विरोध भी बड़ा विचित्र किस्म का है कि एक आरोप लगाएगा और दूसरा उसको आरोप को स्वीकारेगा। जैसे जेएनपीसी वाला अपने सारे पापों का आरोप इस पर लगाएगा कि आरएसएस सांप्रदायिक है, तो वो जवाब भी नहीं देंगे कि वो इसका उत्तर ही नहीं देंगे कि भाई कि वो जो जेएनपीसी या जेएनपीसी का राहुल या उसका सोनिया, उसका प्रियंका आरएसएस को सांप्रदायिक बोलेगी तो आरएसएस उसका जवाब ही नहीं देगी उसका, ताकि देश ये समझे कि भाई ये जेएनपीसी जो है सांप्रदायिक नहीं है। फिर वो आरोप लगाएगी कि ये आरएसएस देश को बांटती है, तो उसका भी जवाब नहीं देगी। आरएसएस कहेगी कि आप हमारे वो मंच पे आइए, हमारे सम्मेलन में आइए, बस इसी तरह से, ताकि देश के लोग इस पर यकीन करें कि भाई ये सही कह रहा है जेएनपीसी का राहुल कि ये आरएसएस देश को बांटने वाली है। जब ये जवाब देती ही नहीं है, इसको मतलब कि वो सही कह रहा। तो ये जो धुर विरोध जो दिखाने का जो प्रयास है आरएसएस और जेएनपीसी का, यह भी बहुत विचित्र किस्म का है। और चूंकि ये बीजेपी उसी आरएसएस की उपज है, इसीलिए हर वक्त जो है इतनी खतरनाक ताकत जेएनपीसी को बचाने का हर वक्त ये प्रयास करती है। कभी भी गद्दार के रूप में लोग न समझें, ये इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी और मोदी जी। अब जरा सोचिए कि हमारे अमर शहीदों ने पूरे मुल्क को एक, कि हमारा देश एक है और हर एक जो भारतवासी हैं वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। दो ही जज्बा था, अंग्रेजों को भगाया, अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, अपना खून दिया। जब अंग्रेज चले गए तो इस पर भी ये काले अंग्रेज रह गए जो कि जातिवाद चलाने वाले, सांप्रदायिक जातिवाद चलाने वाले, सांप्रदायिकता चलाने वाले। और फिर जो है वो नेहरू चूंकि भाषा के आधार पर वो प्रांत बनवा दिया। जैसा कि बताया गया था पिछले एपिसोड में कि अमेरिका भी इसी तरह से आज़ाद हुआ था, तो उसका जो नेता था स्वतंत्रता आंदोलन का अमेरिका में, वो जॉर्ज वाशिंगटन, वो सीधे जो है रेखा खींचा, मैंने पट रेखा, खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और उसी से जो प्रांत बन गए मतलब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार वहाँ प्रांत बने। यहाँ पर इस नेहरू ने भाषा के आधार पर प्रांत बनवा दिया कि तमिल के बोलने वाले वो तमिलनाडु हो गया, तेलुगु के बोलने वाले जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया, जो मलयालम को बोलने वाले जो है केरल हो गया, और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र हो गया, गुजराती बोलने वाले वो गुजरात हो गया, पंजाबी बोलने वाले पंजाब हो गया, बांग्ला बोलने वाले जो है वो बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ऐसे तो अब इसके आधार पर भाषाई कट्टरता शासन में वो प्रांतिक कट्टरता, वो ये सारी खुराफात, सारे जहर जो है, यानी उस जज्बे का अपमान कर रही हैं जिस जज्बे से हमारे उन अमर शहीदों ने इस देश को आजाद कराया था। तो कहने का तात्पर्य ये जितने भी राजनीतिक दल हैं इसमें जो है, ये उन सफेद अंग्रेजों से जिनको हमारे अमर शहीदों ने अपना खून, अपना त्याग बलिदान देकर के उनको तो भगा दिया,
लेकिन जो काले अंग्रेज जो उनसे अधिक खतरनाक है, उन्हीं के मंसूबों को, उन्हीं के एक एजेंडे को उन अंग्रेजों का क्या क्या एजेंडा था? हिंदू मुस्लिम बांटना। और ये उससे भी आगे हिंदू मुस्लिम, फिर जाति जाति। अब जैसे ये इमारती क्या करती है? पासी का समाज, तो राजभर का समाज, तो कुर्मी का समाज, तो वो यादवों का समाज, इसका वो सम्मेलन करती है अलग अलग। और इसी प्रकार अब विभाजन इस टाइप से जो है वो इस्लाम आस्था में भी के भी अंदर दर्जियों का समाज और पसंदा मुस्लिम का समाज बांटना ही बांटना। तो अब ये अवाम को फैसला करना है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को फैसला करना है कि इन काले अंग्रेजों को जो कि राजनीति के नाम पर पूरे भारतीय समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, क्या यह देश को कबूल होगा? इनको इनसे निजात पानी है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल कहता है ये दूसरी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई, और उससे जरूरी कि हम उस मानसिक गुलामी से बाहर आए। कब तक इस गद्दार जीएनपीसी को हम ढोएंगे? और कब तक इस जीएनपीसी को बचाने वाले जीएनपीसी और वामदल जैसे खतरनाक और भारत विरोधी, भारत के दुश्मन ताकतों को बचाने वाली बीजेपी को हम ढोएंगे? तो इनको ढोने वाली जो मानसिक गुलामी है, उस मानसिक गुलामी से आज़ाद होना है। इसलिए बराबर भारतीय अवाम ताकत दल कहता है ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, ये दूसरी जंग है। और ये जंग जो है, इस जंग के लिए हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, कोई भारतीय भाई बहनों को कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई झंडा लेकर नहीं दौड़ना है, कोई आमरण अनशन नहीं करना है, ये मन में ठानना है। इसी को बोलते हैं वेलवेट रिवॉल्यूशन, यानी शांतिपूर्ण एक आंदोलन, सिर्फ विचारों के आधार पर। तो जो विचारों के आधार पर आंदोलन होता है उसका नाम है वेलवेट रिवॉल्यूशन। कि बगैर कोई और कष्ट उठाए, विचारों की ताकत के आधार पर क्रांति। तो इसलिए जो ये मौका आया है, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी या पांडिचेरी में, इसमें नोटा एक हथियार है। इस हथियार से जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई और वास्तविक लड़ाई और बहुत जरूरी लड़ाई है, इन काले अंग्रेजों से मुक्ति के लिए। बिल्कुल फर्क मत करिए कि ये वाम दलों का कोई फर्क है इस जीएनपीसी से, वाम दलों का कोई फर्क है टीएमसी से, और टीएमसी और वाम दलों और इस जीएनपीसी से कोई फर्क है इस बीजेपी का। बीजेपी जो है इन्हीं देश विरोधी भारत विरोधी ताकतों की रक्षा करने वाली है। इस तथ्य को देश ने देख लिया है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने भी देख लिया है। इसलिए इस देश को इन सबसे इन सभी विभाजनकारी भारतीय समाज को बांटने वाली, और जैसा कि आपने देखा कि ये सारी ताकतें ये जो राजनीतिक दलों के वेश में है, माने संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर बस बांटने की ही राजनीति करती हैं। ये कदापि जो है इस देश को स्वीकार नहीं है। इनसे निजात पानी है, और हमारे उन अमर शहीदों के जज्बे का सरासर अपमान है। और जो अधूरा काम हमारे शहीद आजम भगत सिंह छोड़ गए थे कि
सफेद अंग्रेजों को तो भगा दिए, काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। इसलिए नोटा को मत भूलिए और नोटा ही दबाइए, और वहीं से इन काले अंग्रेजों से मुक्ति का मार्ग बनेगा, मार्ग निकलेगा, हल निकलेगा। और हमारे आदरणीय भाई बहनों से ये भी निवेदन है कि इस नोटा का जो निवेदन का जो यूट्यूब है वो अधिक से अधिक जो है वो प्रसारित करें, और हमारे असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के मतदाता गण, हमारे आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहनों के बीच में इसको प्रचारित करें, इसको फैलाएं, ताकि दूसरी आज़ादी इन काले अंग्रेजों से जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, इस भारतीय समाज को बांटने वाले, और हमारे उन अमर शहीदों का जिन्होंने सिर्फ एक ही देश माना था और सारे देश के लोगों को अपना ही भारतीय भाई बहन माना था। आज इनका तांडव देख लीजिए। ये बंगाली बोलेंगे, तमिलनाडु बोलेंगे, और तमिलनाडु में यानी हिंदी नहीं वो लागू होगी, बंगाल में जो है वो हिंदी लागू नहीं होगी, कहते हुए भी शर्म आती है। तो आज उनका जो सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका आह्वान है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आह्वान है, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, वो पुकार रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि इन काले अंग्रेजों को भगाओ भारत की पावन धरती से। इसलिए भारतीय ताकत दल उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन मतदाता गण, असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के, पुदुचेरी के उन मतदाता गण, आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहनों से अपील करता है कि सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करिए, इन काले अंग्रेज और देश विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतों से निजात पाने के लिए। और इसमें चूकिए मत, इसलिए कि पिछला जो चुनाव हुआ था दिल्ली में विधानसभा का, कुछ इसी तरह की अपील जो है, इसी तरह की अपील भारतीय आवाम ताकत दल ने बहुत किया, लेकिन लोग चूक गए। पिछली जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव के वक्त में भारतीय आवाम ताकत दल लगातार अपील करता रहा नोटा के लिए, लेकिन हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चूक गए, और उनके चूकने का खामियाजा देख रहा है भारत, ये देश देख रहा है कि ये भारतीय समाज विरोधी, देश का गद्दार, और खास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का दुश्मन ये केजरीवाल की गिरफ्त में ये दिल्ली वो सरकार है, और हर बात पर ये गद्दारी करता है। कोरोना के समय में हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों, खास करके उत्तर प्रदेश में के रहने वाले हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को, बिहार के रहने वाले गरीब भारतीय भाई बहनों के खिलाफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबको ये बाहर निकालने के लिए, और सिर्फ इसी के लिए कि जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिला था इन गरीब भारतीय भाई बहनों को भोजन खिलाने के लिए, भोजन देने के लिए, इसलिए कि उस समय जो है कोरोना में लॉकडाउन के चलते इनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, इनको अपना जीवन
काम रखना जो मुश्किल हो गया था, भोजन की आवश्यकता हो गई थी, उसी के लिए जो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को वो धन आवंटित किया था। दिल्ली सरकार को भी दिया था करीब शायद 3,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए जो है इसने जो है हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को एक साजिश के तहत भगा दिया कोरोना के अवधि में, और उसमें कोरोना का भी कार्य हो सकता था यदि वो संक्रमण फैलता तो हमारे ये भारतीय भाई बहन दिल्ली के उनसे चूक हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो मैंने केजरीवाल को चुन करके जो ये राष्ट्रीय अपराध किया है उसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर समझें कि ये केजरीवाल ये गद्दार है। गद्दार किस लिए है कि शुरू में इसी के जो है वो नेता योगेंद्र यादव और ये प्रशांत भूषण जाकर बोले थे कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता है। उसी बात को उठाए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये वो गद्दार है। अब फिर बाद में ये यही कहलवाया और फिर बाद में मैं पला झाड़िया जो कि बोला कि अब तो ये बाहर हो गए। फिर जब नारा लगा, ये नारा सब लगाए, ये कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रांगण से, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया। तो सवाल है कि भाई देश के गद्दारों को मत चुनिए ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। दिल्ली के लोग, दिल्ली के हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल इस बात को समझें कि इस केजरीवाल का समर्थन करना देश के साथ गद्दारी है। तो अब ये चूंकि लंबा हो गया ना चर्चा, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसलिए ये बराबर कहा जा रहा है कि ये इन चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ नोटा 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 और कुछ नहीं, इसका इस्तेमाल करिए। और वो नोटा का प्रतिशत 70-80-90% के ऊपर आना चाहिए। वहीं से इन देश विरोधी, समाज विरोधी और काले अंग्रेजों से मुक्ति का रास्ता बनेगा, मार्ग बनेगा और उसका रास्ता खुलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।